हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम करने वाले हैं टॉपिक दिल्ली के सुल्तान। ये आपकी जो वर्कशीट है 11 यानी कि वर्कशीट नंबर 11 है। तो बच्चों जो इसमें आपका टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान, ये आपकी जो वर्कशीट 7th क्लास के बच्चों के लिए है और ये 2 नवंबर की वर्कशीट है। तो 7वीं क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। तो बच्चे आप वीडियो को पूरा देखा करें। आप जल्दी से फटाफट क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करी देन डायरेक्ट आप आंसर पे जाते हो, वहाँ से आंसर्स कर लेते हो, तो इसमें आपके लिए काफ़ी लॉस हो रहा है। तो हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम टॉपिक करने वाले हैं दिल्ली के सुल्तान। तो इसमें आप देख सकते हो आपको कुछ डायग्राम, ये मतलब चित्र दिए हुए हैं। ये आपकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है यानी कि जामा मस्जिद। ये बेगमपुरी मस्जिद है, मस्जिद देख रहे हो आप, और ये मोट मस्जिद है, और ये जमाली कमाली मस्जिद है। तो देखो बच्चे, देखने में थोड़ी सेम सेम लग रही है, लेकिन दोनों की दोनों कैसी हैं, अलग मस्जिद हैं। तो आपको 4 यहाँ मस्जिद दी गई हैं जो जिनके चित्र आपको दिए गए हैं। इसमें हम देखते हैं उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र करें। तो बच्चों ये आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना है, या आप खुद करो, क्योंकि मैं भी करा देती हूँ। आप अपनी तरफ से कोई भी मेहनत नहीं करते हो। तो आपको जो स्कूल से बुक मिली है वो बुक उठाइए, और इसमें यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इससे जुड़ी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और इसका निर्माण कब हुआ वो लिखना है। तो आप इसमें ज़रूर लिखें। आइए हम अब अपना जो ये है आपके आज का वर्कशीट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो इनके गुलाम बच्चों, मैंने बताया था ना, ये गुलाम होते थे। गुलाम यानी कि ये लोग खरीद लेते थे ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी युद्ध में या किसी अच्छे कार्य में निपुण होते थे, उनके पास अच्छे कौशल होते थे, तो ये उन लोगों को खरीद लेते थे। खरीदने के बाद वो जो पहले के सुल्तान थे वो सुल्तानों के गुलाम कहे जाते थे। यानी कि किसी व्यक्ति को हम खरीद के ले आए, वो क्या कहलाएगा, हमारा गुलाम हो गया। तो उन गुलामों को ये सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में क्या बोलते हैं, बदंगा। गुलामों का एक दूसरा नाम भी है बदंगा। जैसे आपका स्कूल का और घर का नाम दूसरा होता है ना, ऐसे इनका नाम है गुलामों का जो फारसी में नाम इनका है बदंगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और किस लिए खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए। जो युद्ध में सैनिक उसमें कुशल होता था, तो उनके लिए इन्हें खरीद लेते थे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इधर। खिलजी तथा तुगलक शासक बदंगों का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पे बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। तो देखो, जो गुलाम है और जो अपने आसपास के जो इनके मेन जो लोग थे, उनको 2 पद देते थे। कौन से, सेनापति और सूबेदार। नेक्स्ट इसमें है कौन देते थे, खिलजी और तुगलक की बात कर रहे हैं हम। इसमें है गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं रहते थे। यानी कि जो गुलाम क्या करते थे, जिन्होंने खरीदा है उनके प्रति तो वफादार रहेंगे, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, जो उनके बच्चे कल को राजा बनेंगे, यानी कि जो सुल्तान है, सुल्तान का अगर कोई बेटा है कल को राजा बनेगा, उसके प्रति ये वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के लिए अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। तो आपस में क्या करते थे, ये जो सेना, ये सूबेदार वगैरह होते थे, तो बच्चों ये आपस में लड़ते भी रहते थे। जो जैसे सरदार वगैरह होते थे आपस में। सुल्तानों की तरह खिलजी तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अब जैसे सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक ने भी क्या किया, सेना नायक जो थे उन्हें अलग अलग इलाके दे दिए। ये इलाका तुम्हारे, ये इलाका तुम्हारे, ये इलाका तुम्हारा, और वहाँ का इन्हें सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। वो इलाके क्या कहलाते थे बच्चों, इक्ता, जहाँ पे सूबेदार इन्होंने नियुक्त किया था। इन्हें संभालने के लिए इक़्तिदार या इन्हें संभालने वाले इक़्तिदार या मुफ्ती कहलाते थे। क्लियर है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, खिलजी और तुगलक ने भी वही चीज़ उठाई कि कुछ इलाके थे, मान लीजिए आपका सीमापुरी है, यमुना विहार है, और आपका भजनपुरा है, तो इस इलाकों को दे दिया इन्होंने। यहाँ पे यहाँ पे सेनानायक नियुक्त कर दिए। तो इसमें किसके रूप में नियुक्त करते थे, ये सूबेदार के नियुक्त में। अब क्या है, जो आपका सीमापुरी, यमुना विहारी और आपका भजनपुरा, यहाँ से अब इन्हें क्या करेंगे, यहाँ से जो और ये इलाके क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे।
और इसको जो संभालने वाले वो क्या कहलाएंगे, इक्तदार। क्लियर है। जो आपका हमने एरिया लिया है सीमापुरी, यमुना विहार, भजनपुरा, तो इनको संभालने वाले क्या कहलाएंगे, इक्तदार कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका है मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। अब इसमें मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति क्या करता था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करता था और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। तो इनको वेतन, जैसे कोई भी हम किसी को काम पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ वेतन देते हैं, तो ये वेतन के रूप में क्या करते थे, वहाँ से राजस्व वसूली करते थे। जो यानी कि जो टैक्स वगैरह, कर वगैरह जो मिलता था वो वसूलते थे ये लोग। राजस्व से मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। तो आपको इसमें क्लियर हो गया, ये राजस्व यानी कि जो भी टैक्स वगैरह आता था उससे जो सैलरी दी जाती थी। जैसे अभी हमारे इंडिया में भी होता है, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो कर वगैरह उनके पास आता है वहीं से ही लोगों को जो होता है वेतन दिया जाता है, जो डेवलपमेंट के विकास के कार्य वो किए जाते हैं। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरागत से न चले। ये लोग जब पद देते थे मुक्तियों को, तो ये देते थे कि अगर ये मुक्ति है तो उनका बेटा मुक्ति नहीं बनेगा, परंपरागत नहीं चलने देते थे। और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, और कोई भी इक्ता यानी कोई भी क्षेत्र जो था वो थोड़े थोड़े समय के लिए देते थे, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। उसके बाद उस क्षेत्र से उन्हें दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता था, ताकि वो वहाँ पे अपना आधिपत्य न जमा लें, उस पर अपना कब्जा ना करें, और वो अपने कल आज खुद काम करें, कल को अपने बेटे को न लगा दें। तो ये चीज़ नहीं थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। तो यहाँ पे इसमें यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या करते थे, नौकरी के जो नियम थे उनका बहुत अच्छे से पालन किया जाता था। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अब क्या करते थे, इसके शासनकाल में जो इसका कार्य था अपने नियंत्रण में ये लोग ले आए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया इन्होंने। अभी इनका अधिकार स्थानीय जो सामंत थे उनके में नहीं रह गया, अभी अपने अंडर में ले आए। स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें 3 तरह के कर देते थे, देखो, जैसे कृषि पर, जिसे खराज कहते थे, जो किसान की उपज का 50% होता था यानी कि 50%, और मवेशियों यानी कि जो जानवर वगैरह होते थे उन पे कर लगाते थे, और घरों पे कर लगाते थे। क्लियर है। कृषि पे कर लगाते थे यानी कि अगर किसी खेत में कोई फसल हुई है तो उसका जो लगभग 50% ये कर के रूप में ले लेते थे। और ये आपका फिर मवेशियों पे, जो गाय भैंस ये हो गए, ये सारे घोड़े हो गए, उन पे लगाते थे, और घरों पे कर लगाते थे। क्लियर है। आपका इसमें इतना ही था। इसमें थोड़ा इस समझने वाला चैप्टर है आपका। आप इसे अगर बुक से रीड करोगे आपको और क्लियर होगा, क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स में दिया गया है। आपके इसमें 2 क्वेश्चन है, फटाफट हम वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है इसमें कि यदि आप सल्तनत काल में इक़्तिदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो इसमें यही है, इक़्तिदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन, प्रशासनिक और सैनिक खर्च निकालना, शेष रकम को क्या करता था, ये सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था, और शेष रकम को फवालिस कहते थे। तो क्लियर है। इतना मेन आपका इसमें यही है कि लगान वसूलते थे ये, जिसके कार्य इक़्तिदार का कार्य क्या था, लगान वसूलते थे, सैनिक व्यवस्था ठीक करते थे, शांति स्थापित करते थे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस आंसर को फटाफट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। नेक्स्ट आपका है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें यही है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे। फसलों पर कर लगाने वाले को खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का 50% होता था। दूसरा कर मवेशियों पर लगाया जाता था। तीसरा कर सदनों यानी कि जो घर थे उन पे लगाया जाता था। आप यहाँ पे घर लिख लो। क्लियर है। तो आपका इतना ही था इसमें। ओके, तो हाँ, क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे क्योंकि चैप्टर इसमें बुक के बहुत बड़े बड़े हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।